नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से। कैसे हैं? बढ़िया तैयारी चल रही है? आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, फ्री माइंड तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 बुक कीपिंग अकाउंटेंसी चल रहा था। नंबर भी उपलब्ध करा दिए हैं मेरे। अगर कोई वीडियो से संबंधित, टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरी हो, कोई आपको पूछना हो तो आप टेलीफोन या व्हाट्सअप कर सकते हैं 6375619379 पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट एंट्री, इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन क्या है, समायोजन प्रविष्टियां क्या हैं और हमारे जो एडजस्टमेंट है उनका प्रभाव क्या है। तो साथियों शुरू करते हैं। समायोजन होता क्या है? सर्वप्रथम समायोजन की बात करें तो समायोजन ऐसे लेन देन जो लेखांकन वर्ष में जो हम लेखे कर रहे हैं उनमें अभी तक पुस्तकों में नहीं आए, लेकिन उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना सही वित्तीय स्थिति और सही लाभ आने का पता नहीं चलता, व्यवसाय के सही निष्पादन परफॉर्मेंस का पता नहीं चलता। कौन सी अवधारणा के तहत करते हैं? एक्रूवल बेसिस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उनका ट्रीटमेंट उसी पे। एक हमारी मैचिंग कंसेप्ट है, मिलान की अवधारणा, जिससे P&L उसी के आधार पे बनता है कि संबंधित वर्ष के आय और संबंधित व्यय वर्ष के जो व्यय हैं वो आपस में समायोजित हों ताकि प्रॉफिट निकल के आए। तो उनमें सही लाभ आने का पता चलेगा जब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और हमारी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस या हमारे एक्रूड इनकम है उनका ट्रीटमेंट भी कर दिया जाए। क्लियर? समायोजन की आवश्यकता क्यों बता दिया। प्रभाव, समायोजन का प्रभाव दो जगह पड़ेगा। प्रत्येक समायोजन का प्रभाव अंतिम खातों पर दो जगह पड़ेगा, लाभ हानि खाते पर, चिट्ठे पर और व्यापार खाते पर। अब समायोजन कब किए जा सकते हैं? या तो तलपट बनाने से पहले या तलपट के बाद। तलपट से पहले अगर समायोजन है तो समायोजन जो भी आपने एडजस्टमेंट किए हैं वो संबंधित खाते में, तलपट में, बैलेंस में शो होंगे। तो जब तलपट में उस खाते में शो हो रहे हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट केवल एक जगह ही करेंगे, और एडजस्टमेंट अगर तलपट के बाद है तो फिर उसको दो जगह लिखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं समायोजन की। जो हमारे एडजस्टमेंट हैं, एडजस्टमेंट जो हमारे हैं तलपट से पहले, बिफोर, मैं लिख रहा हूं बिफोर ट्रायल बैलेंस। फिर दूसरा है एडजस्टमेंट आफ्टर, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने ट्रायल बैलेंस को, TB, ट्रायल बैलेंस। देखिए, एडजस्टमेंट बिफोर ट्रायल बैलेंस, तलपट मैंने बनाया नहीं, उससे पहले ही मुझे समायोजन कर लिया मैंने। एक उदाहरण देते हैं। सबसे पहले हम समायोजन जो पढ़ेंगे उसमें क्लोजिंग स्टॉक का पढ़ेंगे, तो यहीं से शुरू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है। कहाँ? क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में, असेट साइड में। कब? जब इसका एडजस्टमेंट तलपट के बाद हो। अगर तलपट में क्लोजिंग स्टॉक तलपट से पहले ही हो गया इसका एडजस्टमेंट, तो ये तलपट में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने इसका एडजस्टमेंट कर दिया। क्या तलपट से पहले क्या एडजस्टमेंट होगा? ट्रेडिंग अकाउंट तो बाद में बनेगा। तो तलपट से पहले अगर एडजस्टमेंट करना है तो मैं परचेज से इसका एडजस्टमेंट कर दूंगा। मैं एंट्री कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज। तलपट से पहले क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो जाएगा? इस पे क्लोजिंग स्टॉक, यहां जब मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मान लीजिए 5000 का स्टॉक था मेरा। कितने का था? 5000 का। तो मैंने एंट्री कर दी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज 5000। क्लियर? ठीक है। अब परचेज कम हो गई मेरी, हो गई। तो जब तलपट बन रहा है तो तलपट में क्रय का जो खाता है, मान लीजिए 1 लाख था, आपने ये एडजस्टमेंट कर दिया तो कितने पे शो होगा? 95 पे। तो क्रेडिट 95 आएगा। क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में जो परचेज है वहां तो 95, लेकिन डेबिट में क्लोजिंग स्टॉक और आ जाएगा 5000 का। तलपट में दोनों आ गए, शामिल हो गए। तो फिर अब ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ऐसा होता क्यों है? हमारे समायोजनों का प्रभाव दो जगह पड़ता क्यों है और तलपट से पहले करते हैं तो वो एक जगह क्यों आता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जब तलपट से पहले मैंने समायोजन कर लिए तो मैंने तलपट में क्लोजिंग स्टॉक और परचेज दोनों को दिखा दिया। अब दोनों को जब मैंने दिखा दिया तो इसका एक इफेक्ट तो जो ट्रेडिंग में आना था वो तो आ चुका। कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाते हो? क्रेडिट साइड में। एंट्री करते हो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग, तभी आप ट्रेडिंग के
क्रेडिट साइड में दिखा देते हो। लेकिन आपने उससे पहले एंट्री ये पास कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग के जब आप परचेज दिखाओगे ना ट्रेडिंग में कितनी, अगर 1 लाख की परचेज थी और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर दिया तो आप परचेज कितने की दिखाओगे, 1 लाख की नहीं दिखाओगे, 95,000 की दिखाओगे, 95,000 की। तो यदि आपने परचेज 95,000 दिखा दी तो फिर उधर क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखाना, नहीं दिखाएंगे। यदि आपने परचेज 1 लाख की दिखाई है पूरी, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है, आपने तलपट के बाद समायोजन किया, तब फिर ट्रेडिंग अकाउंट में उधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक 5,000। ये चीज़ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आ रही है समझ में बात। 2 प्रभाव होते हैं, लेकिन एक प्रभाव जो तलपट से पहले था वो मैंने ट्रेडिंग वाला तो एडजस्ट ही कर दिया, अब बैलेंस शीट में जाएगा ये इस एडजस्टमेंट एंट्री से। यदि तलपट के बाद है तो दोनों जगह, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। इज दैट क्लियर? चलिए, उसके बाद मैं बात करता हूं आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और जो हमारे एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं उनमें कोई अंतर है, पता है आपको? आउटस्टैंडिंग वर्सेज एक्रूड, अंतर है इनमें, लगभग एक है, फर्क है। लेकिन क्या फर्क है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो जिस लेखांकन अवधि में जिससे संबंधित है उसकी ड्यू डेट भी उसी अवधि में। एक उदाहरण, मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजली का बिल आ रहा है, मैंने एक ऑफिस कर रखा है, उस ऑफिस में जो मेरा बिजली का बिल है फरवरी और मार्च का, खाते मेंटेन करता हूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च। फरवरी और मार्च का जो मेरा बिल है, उस बिल की ड्यू डेट अगर 1 अप्रैल को है, कब है ड्यू डेट? 1 अप्रैल को। तो बिजली तो मैंने अभी काम में ली है, काम में ले ली, लेखांकन वर्ष का खर्चा भी है मेरा उस 2 महीने का बिजली का, लेकिन वो बिल आएगा कब? अगले महीने। तो वो मेरा क्या होगा? एक्रूड एक्सपेंसेस होगा। क्यों? क्योंकि इस साल वो ड्यू नहीं हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग कौन सा होता है? जो खर्चा जिस वर्ष का है उसी वर्ष में ड्यू हो गया। जैसे अगर मैं किराए पे मैंने बिल्डिंग ले रखी है और उस बिल्डिंग का किराया मान लीजिए महीने की लास्ट तारीख को ड्यू हो जाता है, मान लीजिए, या इसका ठीक पहले इश्यू करते हैं, चलो कंप्लीट, तो आप अगर 31 या 30 तारीख को ही किराया पे करते हैं, ड्यू हो जाता है उसका, तो पूरे 12 महीने का किराया मान लीजिए 5,000 है, तो 5,000 60,000 रुपये 31 मार्च तक ड्यू। अब अगर आपने मार्च का किराया पेमेंट नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग रह जाएगा 5,000। ये ध्यान रखना, क्या रह जाएगा? आउटस्टैंडिंग। लेकिन बात अगर ये हुई थी कि भाई किराया तो 5,000 रुपये महीने का है, लेकिन ड्यू होगा अगले महीने की 1 तारीख को, तो फिर मार्च का किराया आपके 1 अप्रैल को ड्यू होगा, तो वहाँ 5,000 रुपये होंगे तो बकाया, सेम ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल करंट जो लाइबिलिटी है उसमें आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में भी रेंट में जुड़ के आएगा, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, एक्रूड होगा। ये चीज़ आप समझ लेना, क्लियर? बाकी ट्रीटमेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के सेम होते हैं। एंट्री क्या पास करेंगे इनमें एडजस्टमेंट की? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है, तो संबंधित खर्चा जिसको बढ़ाना है, तो जो रिलेवेंट या जो रिलेटेड एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग या एक्रूड एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी बकाया रह गई तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब तलपट से पहले और तलपट के बाद की बात कर लेते हैं। अगर तलपट से पहले हो रहा है तब तो क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, पास एंट्री हो गई, पास हो गई तो फिर तलपट में सैलरी का जो खर्चे का खाता है और आउटस्टैंडिंग का है, दोनों जगह ये तलपट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ गया क्रेडिट से, और सैलरी में भी ये बढ़ के आ गया। तो फिर अब इसको पास कहाँ करूँ मैं? जब सैलरी में इसका इफेक्ट आ गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में तो इसका इफेक्ट चला गया, अब P&L में थोड़ी दिखाऊंगा, क्योंकि P&L में जो इफेक्ट आना था वो सैलरी अकाउंट बढ़ के आया है, तभी तो ये आया है। अब सैलरी में जब मैंने इसको ट्रांसफर ही कर दिया, सैलरी मान लीजिए 50,000 थी, आउटस्टैंडिंग 5,000 और थी, 55 आ गई, तो फिर P&L बनाते समय और थोड़ी जोड़ूंगा, अब तो केवल बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखना। और हर एक समायोजन का प्रभाव, बार बार बता रहा हूँ, 2 जगह पड़ता है, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चिट्ठा, इन 3 में से 2 जगह प्रभाव पड़ेगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस बिल्कुल सेम ही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अगली अवधि से संबंधित है, भुगतान हमने अभी कर दिया, तो अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित खर्चे क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जिनका पेमेंट हमने अभी एडवांस में कर दिया, एडवांस पेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद सेम ही ट्रीटमेंट है, अब नहीं
प्रीपेड एक्सपेंसेस में एंट्री अलग होगी, लेकिन क्यों? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जब पहले कर दिया तो वो मेरी असेट्स है, लायबिलिटी नहीं है। तो वहां मैं क्या करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्रेडिट के बजाय डेबिट कर दूंगा और टू एक्सपेंसेस को कम कर दूंगा। क्यों कर दूंगा कम? क्योंकि संबंधित एक्सपेंसेस जो मेरा है उसमें प्रीपेड तो अगले वर्ष का है, तो उस उपार्जन आधार के आधार पर सही लाभ आने की गणना के लिए उस खर्चे में से उसको प्रीपेड को घटाओ, दो जगह इफेक्ट आ जाएगा। तलपट से पहले है तब तो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट में आएगा, और बाद में समायोजन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा संबंधित खर्चे में जुड़कर, और बैलेंस शीट में भी प्रीपेड है तो घट के आएगा, और बैलेंस शीट में असेट साइड में करंट असेट्स में आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये चीज़ क्लियर है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं इन खर्चों की प्रकृति। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे सारे के सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, व्यक्तिगत खाते होते हैं, ये आप ध्यान रख लेना। अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम। इसमें भी सेम ही कहानी है। आउटस्टैंडिंग इनकम संबंधित वर्ष की है, ड्यू भी हो गई है, हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो फिर वो आउटस्टैंडिंग है, और एक्रूड ड्यू ही अगले वर्ष होगी तो वो हमारे लिए एक्रूड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक अनअर्न्ड इनकम होती है, अनुपार्जित। आय प्राप्त होने का अधिकार अगले वर्ष से संबंधित है, लेकिन एडवांस में प्राप्त हो गई तो वो लायबिलिटी है हमारे लिए, वो लायबिलिटी में आएगी और उधर संबंधित आय में से घट कर आ जाएगी। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पहले तो क्यों करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लेखा करते हैं पूंजी पर ब्याज सत्ता की अवधारणा। व्यवसाय और व्यवसायी अलग अलग है, इस अवधारणा के तहत ही हम पूंजी खाता खोलते हैं और उस पर ब्याज देते हैं। और पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या है? खर्चा, और मालिक के लिए इनकम। एंट्री क्या पास होगी व्यवसाय में? एंट्री क्या पास होगी भाई? खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, कि व्यवसाय की पूंजी बढ़ जाएगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल। अब यदि तलपट से पहले एडजस्टमेंट कर दिया, अब इसका ये है फायदे का सौदा, मजा आएगा एंट्री में। एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मान लीजिए 5,000 ब्याज है पूंजी पर। अब आप ये बताइए मेरे को कि तलपट बनाने से पहले ट्रीटमेंट हो गया, इसका एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, तब कहाँ जाएगी? और तलपट के बाद? देखिए तलपट के बाद तो दोनों जगह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर तलपट के बाद आपने समायोजन किया है तो कैपिटल अकाउंट में भी जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में, और वहां कैपिटल अकाउंट में जुड़ के चली जाएगी। ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन तलपट से पहले ट्रीटमेंट कर दिया तो इसका इफेक्ट आपने कैपिटल में तो डाल दिया। ये जब आपने कैपिटल क्रेडिट कर दी मतलब कैपिटल तो आपने बढ़ा दी मतलब बैलेंस शीट में नहीं जाएगा ये, तो फिर कहाँ जाएगा? केवल P&L में। इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उसमें इसका उल्टा होता है। वहां हम क्या करेंगे? ड्राइंग जब हमारा है, आहरण ले रखा है, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारे लिए क्या है? इनकम है व्यवसाय के लिए। तो वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट हमारा ड्राइंग हो जाएगा। क्लियर? तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम ट्रीटमेंट। क्लियर? उसके बाद में डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास। डेप्रीशिएशन में तो नॉर्मल से है, कोई ज़्यादा चैप्टर है इसका अलग से, उसमें मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ ज़्यादा नहीं बता रहा। केवल इतना है कि डेप्रीशिएशन के लिए प्रोविज़न तो संबंधित डेप्रीशिएशन डेबिट टू जो हमारी एसेट्स है वो उसको क्रेडिट कर दो, बस इतना बहुत है। और वो P&L में डेप्रीशिएशन को ट्रांसफ़र कर देंगे। दो जगह इफेक्ट चला गया, P&L में तो प्रॉफिट कम हो गया और बैलेंस शीट में डेप्रीशिएशन को असेट्स में से कम करके दिखा दिया। ये चीज़ ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो प्रोविजन बैड डेट्स के लिए भाई हम रूढ़िवादिता की जो अवधारणा है, कंजर्वेटिव अप्रोच, उसके तहत ही हम क्या करते हैं, या प्रूडेंस कंसेप्ट जो है उसके तहत हम करते हैं कि भाई सारे देनदार पैसा नहीं देंगे, हम प्रोविजन कर लेते हैं, कुछ पैसा डूबेगा भाई मान लेते हैं, तो वहाँ हम प्रोविजन बनाते हैं बैड डेट्स के लिए। एक निश्चित 2% 1% जो भी हमारे अनुमान है, परंपरा है, उसके आधार पे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रोविज़न बना लेंगे। खर्चा है हमारा तो हम प्रोविज़न बना लेंगे, और नए प्रोविज़न बनाएंगे तो सीधा डूबेगा तो भी खर्चा हो जाएगा हमारा। अब यदि सीधा डूबेगा तब तो हम क्या करेंगे? बैड डेट्स, खर्चा है तो बैड डेट्स डेबिट टू डेटर, क्योंकि उतने डेटर कम आए हैं भाई। डेटर से तो खाता मान लीजिए लाख के डेटर थे, 5,000 डूब गए, 95,000 भुगतान हो गया, तो कैश डेबिट टू डेटर 95,
बेड डेट्स कितना 5000, तो कैश डेबिट 95, बेड डेट्स डेबिट 5000, टू डेटर 1 लाख, डेटर का खाता बंद, कंपाउंड एंट्री पास कर दी हमने, ये चीज़ क्लियर है। और बेड डेट्स को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P&L में। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हाँ भाई इतना पैसा लगभग डूबता है, तो हम प्रोविज़न बना लेते हैं उसके लिए। तो प्रोविज़न जब बना रहे हैं तो प्रोविज़न हमारा क्या है, लायबिलिटी है। कहाँ से बनाएंगे प्रोविज़न, किस में से बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ये चीज़ क्लियर है। तो वहाँ हम उस केस में क्या करेंगे, यदि हमने आयोजन बना रखा है फिर पैसा डूबा, हमने प्रोविज़न बना रखा है और उसमें हमारा जब पैसा डूबा है तो फिर उस प्रोविज़न अकाउंट से उसको चार्ज कर लेंगे हम बेड डेट्स को। प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि हमारा जो डूबा हुआ पैसा है बेड डेट्स वो दोबारा वापस आता है, तब क्या करें। अच्छा प्रश्न बनता है। जब हमने डेटर्स पे फाइनल सेटलमेंट कर दिया, बेड डेट्स को P&L में दिखा दिया खर्चा बुक करके और उसको P&L में ट्रांसफर कर दिया बेड डेट्स को, मतलब बेड डेट्स डेबिट टू डेटर, P&L डेबिट टू बेड डेट्स, खाता बंद। अब पैसा वापस आ रहा है तो बेड डेट्स का खाता नहीं खुलेगा, डेटर का नहीं खुलेगा। अब क्या खुलेगा फिर, बेड डेट्स रिकवर का खुलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बेड डेट्स रिकवर जो है उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे, ये है। अब देनदारों पर जब आप प्रोविज़न बनाते हैं तो विशेष ध्यान रखना, डेटर पे आप प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स बनाएंगे तो विशेष ध्यान रखना उसके लिए क्या करेंगे, जितना भी प्रोविज़न हमें बनाना है डेटर्स में से बेड डेट्स की राशि घटाओ। लाख के डेटर 5000 डूब गया तो 95 पे ही प्रोविज़न बनेगा। और यदि आप डिस्काउंट देते हो, डेटर को डिस्काउंट देना चाह रहे हो कि भाई जल्दी भुगतान कर दे, तो वो डिस्काउंट का प्रोविज़न कितने पे बनेगा, लाख के डेटर 5000 का डूब गया बेड डेट्स और 5000 का आपने प्रोविज़न बना रखा है तो 90 पे बढ़ेगा डिस्काउंट का। क्यों, क्योंकि अच्छे देनदार को ही आप डिस्काउंट दोगे, इसीलिए कि भाई वो टाइम पे पैसा दे दे। और ये एक विशेष ध्यान रख लेना कि जो हमारा कई बार हम क्रेडिटर्स पे भी रिजर्व बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर या प्रोविज़न की जगह रिजर्व्स फॉर क्रेडिटर, कि हमें ये मानते हैं कि जल्दी पेमेंट कर देंगे तो उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, वो इनकम है। ये कौन सी अवधारणा का अपवाद है, रूढ़िवादिता का। ये विशेष ध्यान रख लेना। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम। करिए पढ़ाई, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।